हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और क्लास 10 मैथ की तैयारी कर रहे हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। आपके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैथ के, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है वो क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 मैथ के लिए। और आप भी बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स जरूर लाओगे। 70 में 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। आज की इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं, प्लीज आप लोग लाइक जरूर करना, कम से कम 20,000 लाइक तक आप लोगों को ले जाना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम लोग देखते हैं क्लास 10 मैथ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि दिया है HCF जो है वो 252 और 994 बराबर 18, ठीक है। इसका HCF इतना है। ज्ञात कीजिए एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहां आपका 252 और 594 का ऑप्शन नंबर ए है 8300, बी है 8010, सी है आपका 8316 एंड डी है आपका 5200, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग कैसे निकालोगे? आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया होगा, अगर नहीं पता है तो जान जाओ। एलसीएम जो होता है, एलसीएम वो बराबर किसके होता है? वो हमारा बराबर होता है, जैसे आपका दो संख्या होती हैं, दो संख्या है तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। और वटे में हमारा क्या है? वटे में हमारा जो HCF है, जो हमारा HCF दिया हुआ है। अगर HCF दिया हुआ है तो HCF लिखो, अगर LCM दिया हुआ है तो LCM लिखो, ठीक है। तो हमारा HCF दिया हुआ है ना, LCM ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा है, यहाँ 252 है और इंटू हमारा 594, ठीक है। ये दोनों हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, ये दोनों संख्याएं हैं। तो ये हमने लिख दिया गुणे में, गुड़ा लगा दिया, ठीक है। एंड वटे में हमारा क्या है? 18, ठीक है। इसका 18 आपका HCF है ना, बता रखा है। तो जब आप इसको गुणा करोगे और 18 से भाग दोगे तो वो हमारा आएगा 8316, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? एलसीएम है। क्या है? एलसीएम किसका? 252 का और आपका 594 का जो एलसीएम होगा वो हमारा होगा 8316, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 8316 हमारा बिल्कुल सही है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? निम्न में से कौन सा एक सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 14,35, बी है 31,93, सी है 18,25 एंड डी है 32,62। बच्चों, सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो मैं आपको बता दूं कि जिसका HCF जो होता है वो 1 होता है। मान लो अगर 14 और 35 का HCF निकालो 1 आता है तो वो हमारा सहअभाज्य गुणनफल होगा, लेकिन इसका नहीं आएगा। मैंने देखा है 18 और इसका अगर निकालोगे तो हमारा HCF 1 हो जाता है। किसका? 18 और हमारा 25 का HCF 1 होता है, ठीक है। आप निकाल कर देख लेना, HCF तो निकालना जानती हो। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, जो कि 18 और 25 हमारा हो जाएगा, जिसका HCF 1 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है यहाँ तीसरा नंबर की दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर जो है 7 है। मतलब जो योगफल है ये 19 और अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका ए जो है 13,6 एंड बी है 14,5, सी है आपका 12,5 एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें है कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि इसका दो संख्या मैंने x और y मान लिया, x और y, ठीक है। तो दोनों संख्या का जोड़ लोगे, अगर x और प्लस y कर लोगे तो ये हमारा दोनों जुड़कर 19 हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? और अगर आप अंतर देखोगे x माइनस वाई का तो ये हमारा 7 हो जाता है। तो इसी को आप हल कर लो, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये हमारा 26 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर हमारा 26 है, बटे में 2 हो जाएगा, बराबर ये 13 हो जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू निकल आई। x की वैल्यू आप यहाँ रख दो, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, ठीक है। x की वैल्यू 1 में रख दो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 19 है और x की वैल्यू हमारा 13 है, प्लस वाई बराबर 19 है
और y बराबर 19 माइनस 13, y की वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू 6 है, तो 13 को 6 हमारा सही हो जाएगा ना, क्या इसमें सही है ए वाला हमारा। तो ये हमारा तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सारा ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझा रहा हूं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चलो हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन समझो, लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0, ठीक है, के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहां आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है, k का मान क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग सारे स्टूडेंट को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पूरा बता देता हूं कैसे निकालना है। देखो आपका जो समीकरण दे रखा है पहले उसको लिख लो, 3x² - 6x + k बराबर 0, ठीक है, ये हमारा समीकरण है। यहाँ से a की वैल्यू क्या होगा, जो x² का गुणांक है 3, और b की वैल्यू क्या होगी -6, और c की वैल्यू क्या होगी k हो जाएगा, ठीक है, k। इतना समझ में आया। अब आप लोग विविक्तर का सूत्र लगा लो, v² - 4ac और बराबर d की वैल्यू 0 है, ठीक है, विविक्तर समान है। तो फिर आप यहाँ वैल्यू रख दो, -6 का स्क्वायर कर लो, -4 इंटू a की वैल्यू 3 है, इंटू c की वैल्यू क्या है बराबर 0। बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है, ये 36 हो जाएगा, ये -12 के हो जाएगा बराबर 0। इधर आपका -12 के है और इधर आपका ये +36 जाएगा, इधर -36 हो जाएगा, माइनस तो माइनस कट जाएगा, और k की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 36/12 आएगा, और ये हमारा 3 हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। तो बच्चों k की वैल्यू यहाँ आपको क्या मिली, 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, जो कि हमारा 3 है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो इसमें क्या पूछ रहा है, यहाँ कि दिए गए चित्र में आपका त्रिभुज ABC, ये आपका त्रिभुज है, A है, V है, C है, ठीक है, कि आधार BC, इसका आधार BC है, ठीक है, के समांतर रेखाखंड, इसका समांतर रेखाखंड है, क्या है, PQ है, खींचा गया है। यदि PQ अनुपात है किसका, BC का, मतलब PQ 1 भाग है और ये BC 3 भाग है, 1:3। तो AP, तो यहाँ AP और हमारा यहाँ BP का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आप लोगों का एक बात याद रखना, यहाँ पर जो त्रिभुज ABC है ना, वो किसके समरूप है, वो है APQ के, इसके समरूप हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। जो हमारा त्रिभुज ABC है वो किसके समरूप है, तथा हमारा जो त्रिभुज है APQ समरूप हैं, ये समरूप होंगी, समरूप होंगी, ठीक है। अगर समरूप हैं तो फिर हमारा इसका जो AP होगा, मतलब AV जो होगा, वो AV जो होगा ना, वो आपका अनुपात होगा AP के, किसके, AP के, ठीक है। और यहाँ AC जो होगा मतलब BC, यहाँ जो BC होगा वो हमारा PQ के होगा, मतलब PQ के, ठीक है। ये तो ये हमें याद करना है, तो अभी आपको बहुत आसान लगेगा। AV हम लिख लें और हमें AV और AP और AV का ज्ञात करना है, तो ऐसे लिख लो, AV और AP, और हमारा नीचे वाला जो दोनों दे रखा है, ठीक है, VC और PQ, ठीक है। अब इतना आपको पता चला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आपकी वैल्यू भी दे रखी है, इसकी 3 है और इसकी 1 है, ठीक है, इतना समझ में आया। ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, देखो यहाँ PQ कितना देकर रहा, 1, तो PQ 1 और ये, ठीक है। अब AB को आप A एंड B को लिख सकते हो AP प्लस VP, ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं बताओ। इसको हम लिख सकते हैं AP और प्लस आपका PV, ठीक है, लिख सकते हो ना, बड़ा रेखाखंड है। तो आप लोग क्या लिखोगे, AP प्लस PB बटे में हमारा क्या है, ये AP रहेगा, और बराबर हमारा 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर क्या होगा, इसको इधर होगा AP हो जाएगा और प्लस हमारा यहाँ PV हो जाएगा, बराबर 3AP हो जाएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मतलब यहाँ से 3AP बराबर, इसको इधर उधर कर सकते हैं, AP प्लस V मतलब PV, ठीक है।
अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इसमें से माइनस कर लेंगे, यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो ये 2AP हो जाएगा और यहाँ से बचेगा केवल PV। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपका A है एंड P है, बटे में हमारा ये PV नीचे हो जाएगा और बराबर हमारा यहाँ 1 है और ये जाएगा नीचे 2, यानी कि 1:2 में। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में ये। ठीक है, तो 1:2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखो, सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। 6 है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 की बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सारे स्टूडेंट को पता होगा बीच की दूरी क्या आएगी। आंसर तो बहुत सारे स्टूडेंट लगा चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सभी स्टूडेंट को फार्मूला पता है निर्देशांक ज्योमिति का, x1 - x2 का स्क्वायर एंड प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ 5 है प्लस 12 है, x1 देखो ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा करा है स्क्वायर, और प्लस में ये 0 है, ये भी 0 ही है स्क्वायर, और रूट लगा दो पूरे पे। तो यहाँ आपका रूट में रहेगा, ये आपका 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर, और ये आपका 0 ही रहेगा, बराबर हमारा हो जाएगा 17 इकाई। बस हो गई, दूरी आगे, यही हमारा हो जाएगा 17 इकाई आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है, जिसके शीर्ष जो हैं 7,5, 5,7 और -3,3 हैं। ऑप्शन आपके हैं, ए है 3,5, बी है 2,5, 4 एंड सी है 5,7 एंड डी है 4,3। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। x और y की वैल्यू याद कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे x बराबर हमारा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 कर दो, बटे में आपका 3 है 3। ठीक है, 1 2 3 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका x1 है, ये आपका x2, ये आपका x3। ठीक है, सारी का वैल्यू रख दो। जैसे आपका x1 क्या है, x1 हमारा 7 है, x2 5 है और x3 हमारा -3 है, बटे में 3। इसको जोड़ लो, 12 में से आपका 3 जाएगा 9, और 9 में से 3 भाग दोगे तो यहाँ हमारा 3 आएगा, 3 हो गया। x की वैल्यू हमें 3 मिला। ठीक है, अब y की वैल्यू याद करने के लिए सेम प्रोसेस है, y1 प्लस y2 प्लस y3 कर लो, बटे में आप 3 कर लो। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी, y का मान रख दो यहाँ से, ये आपका y1 है, ये y2, पीछे वाला y1 y2 y3 होता है। ठीक है, तो ये आपका 5 है प्लस 7 है प्लस 3 है, बटे में 3 है, ये आपका जुड़ के हो जाएगा 12 3 15, 15 बटे 3 इक्वल टू 5। तो 5 आया। ठीक है, तो इसका आपका जो हो जाएगा, एक x की वैल्यू है, ये y 3,5। ठीक है, केंद्रक का निर्देशांक है 3,5, 3,5 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखो यहाँ कि यदि tan थीटा बराबर आपका 8/15 हो तो cosec थीटा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 17 एंड अपॉन 8 एंड बी है 8/17 एंड डी है 17/15 एंड डी आपके पास है 15/17। तो यहाँ आपको थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम tan थीटा से cot थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग tan थीटा से cot थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो tan थीटा आपका कितना है 8/15, तो cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा हमारा 15/8। ठीक है, cot थीटा की वैल्यू हमें cosec थीटा ज्ञात करना है ना। तो अब आप लोग क्या करोगे, हमारा जो cosec थीटा होता है, cosec थीटा वो बराबर होता है किसके, 1 रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ आप लोग रूट लगाओ और यहाँ आपका 1 हो गया, और यहाँ से आपका cot की वैल्यू दे रखा है 15/8, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, ध्यान से समझना, अभी आपको थोड़ा सा मैंने बताया लॉन्ग है। यहाँ 1 एंड प्लस ये आपका 225 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे ये आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको क्या करोगे, इसको आप जो यहाँ 64 और इसमें 64 जोड़ दोगे तो ये 289 हो जाएगा,
और बटे में आपका 64 है ही, इसका वर्ग करोगे तो ये हमारा 289 का 17 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा। इसका आएगा 17/8। 17/8 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख लो ऐसा लगाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a का मान होगा। बच्चों अगर इन दोनों को बराबर करना है तो ये ध्यान रखना, अगर 30 की डिग्री की वैल्यू रखोगे तो दोनों का अलग अलग मान आएगा, क्योंकि इसमें अलग हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा, 60 में भी अलग हो जाएगा, 45 में भी। लेकिन इसमें जो हमारा 0 डिग्री होता है उसमें 0 में क्या होगा, इक्वल रहेंगे। 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, दोनों में गुणा होगा 0 आ जाएगा, तो 0 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 कि 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए है sin 60 डिग्री, बी है cos 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री एंड डी है आपका sin 60 डिग्री। तो इसको आप लोगों को लगाना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करना है, केवल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जो वैल्यू है, जैसे आपका है क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो फिर यहाँ आप वैल्यू रखोगे ना, यहाँ 2 है इंटू 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, बटे में 1 प्लस ये भी 1/√3 है, स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर है। ठीक है, वैल्यू रखिए आप, फिर आपका कैलकुलेशन आएगा काम। ये आपका 2√3 है और इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 1 4, ठीक है, 4/3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे करा लो। 2√3 इंटू 3/4, 2 का 2 एंड यहाँ एक रूट है ना, एक रूट यहाँ रहेगा, एक कट जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा √3/2 जो कि वैल्यू होती है sin 60 डिग्री की, sin 60 डिग्री की। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है इतना, 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको बच्चों सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अब इसको भी बताना पड़ेगा ना अच्छे से, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं आपको बताता हूँ कि 20 मीटर की एक मीनार है, ये 20 मीटर का एक मीनार हो गया। ठीक है, और यहाँ उसकी छाया है, उसकी छाया भी मैं नीचे बना देता हूँ, ये छाया हो गया। इन दोनों को मिला लो ऐसे, देखो आसान तरीके से बता रहा हूँ जैसा आप लोग सोचते हो। 20 मीटर है और ये 20√3 मीटर है। ठीक है, ए नाम दे दो, वी नाम दे दो, सी नाम दे दो, ये थीटा कोण है। बस सॉल्व कर लो। यहाँ से tan 30 डिग्री की, tan डिग्री की tan थीटा बटे लंब बटे आधार, आधार ए बी है, एक ही कोण है, वो भी आपका हमें tan, हाँ कोण ज्ञात करना ना, कोण। तो फिर क्या है, इसमें 20 हो गया और इसकी वैल्यू है 20√3, 20 से 20 कट कर दो। यहाँ से tan जो होगा, tan थीटा वो बराबर होगा 1/√3 के। अब यहाँ से क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो यहाँ से tan थीटा है और 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री का। यहाँ से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। बस 30 डिग्री हमारा सही है, ये वाला ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाला होता है उसको आसान तरीके से लगाना सीखो। ठीक है, ज़्यादा टाइम मत लो, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में उतना समय नहीं रहेगा। जितना आप जल्दी लगाना सीखोगे, जैसे मैं शॉर्टकट में लगा रहा हूँ ऐसे सीखो, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ठीक है, शॉर्टकट तरीका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, यानी कि त्रिज्या है उसकी। 5 मीटर में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अब बच्चों देखो, पहले तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है। अब यहाँ 1 मिनट में, जब 1 मिनट में निकालोगे तो 5 मिनट का निकल आएगा। ठीक है, अब मान लो आप लोग कि 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा 1/60।
1/60 मतलब 1 मिनट में, ठीक है। अब 1/60, अब आपका 5 मिनट में, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 12×5 यानी कि 1/12 चक्कर जो है ना वो 5 मिनट में लगाएगा। देखो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट में इतना लगाएगा 1/12। इसकी त्रिज्या r है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा ना बच्चों, वो हमारा होगा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो हमारा πr² है, πr² और बटे में 12 कर लो, यही हमारा हो जाएगा πr²/12 ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखो कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल अब यहाँ ज्ञात करना है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। चलो मैं आपको इसको अच्छे से बताता हूँ डिटेल में, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो हमारा वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, अगर वृत्त का त्रिज्या ज्ञात है तो वृत्त का व्यास भी बता दो। वृत्त का व्यास भी बहुत ज्यादा आसान है, 2 गुना त्रिज्या का कर लो, तो त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना भी पता चल गया। अब आप लोग वर्ग का विकर्ण जो होता है ना, वर्ग का विकर्ण, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण वो बराबर होता है वृत्त का व्यास के, वृत्त का व्यास, ठीक है। वृत्त का व्यास। अब देखो, अब वर्ग का क्षेत्रफल देख लो, एक तरीके से ज्ञात करने का ट्रिक, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप वर्ग का विकर्ण, जो हमें वर्ग का विकर्ण है, इसका स्क्वायर कर लो, बटे में आपका 2 कर लो, तो वर्ग का विकर्ण है 16, ठीक है, और बटे में 2, इसका स्क्वायर कर लो, बराबर हमारा 256 हो जाएगा। 256, 16 का स्क्वायर बटे में 2 इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन होगा। एक ठोस है जिसे एक आकृति, मान लो एक आकृति है ऐसे, ठीक है, उसको दूसरे आकृति में, मतलब उतना ही, कुछ निकाला नहीं गया, ठीक है, जितना था उतने, तो भाई ना घटेगा ना बढ़ेगा ना 2 गुना होगा, पहले के समान रहेगा, ठीक है, पहले के समान रहेगा, ये ध्यान रखना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल जो है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आधार का व्यास होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2 सेंटीमीटर, बी है 3 सेंटीमीटर, सी है 4 सेंटीमीटर एंड डी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी ज्ञात कर लेते हैं आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा। तो इसको कैसे ज्ञात करोगे? इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहले बेलन के आधार का क्षेत्रफल, हमें पता है ना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल वो कितना होता है, πr², ठीक है, πr²। अब ये हमारा जो πr² है ये बराबर है 9 पाई के, 9 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, r² जो बचेगा वो 3 सेंटीमीटर, और r जो बचेगा हमारा वो, सॉरी 9 है, स्क्वायर है ना, अभी 9 का कर्ण कर लो, तो यहाँ r जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बचेगा केवल 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा 3 सेंटीमीटर ऑप्शन में हो, लगा दो भाई। हाँ, अभी आपको व्यास ज्ञात करना है, तो त्रिज्या यह हमें मिला है, त्रिज्या की 2 गुनी होती है व्यास, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हमारा सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना, त्रिज्या आपको मिला तो त्रिज्या में 2 से गुणा करोगे तब आपको व्यास मिलेगा, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो ये हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, ठीक है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए है 4 πr², बी है 6 πr², सी है 3 πr² एंड डी है 8 πr²। यदि समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो उसका जो बच्चों हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 3 πr² होगा। क्या होगा? 3 πr², ठीक है, 3 πr² होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो
परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, ठीक है, जो माप है वो समान ना हो, तो वो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं, या समान आकृतियां, या फिर समान आकृतियां, सममित आकृतियां। इसको आप समरूप कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको आप समरूप कर दो, ठीक है, समरूप आकृतियां। तो बच्चों जो आकार में समान हो तो वो हमारी मतलब आकार में जो माप है वो समान ना हो, दिखने में समान हो, तो वो हमारा समरूप आकृतियां कहलाती हैं, ठीक है, समरूप आकृतियां। अगला देखो 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है माध्य, बी है बहुलक, सी है माध्यिका एंड डी है मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन। तो यहां आपको बताना है कौन सी है इन चारों में से जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो वो हमारा है बच्चों मानक विचलन। क्या है? मानक विचलन, ठीक है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट 19 नंबर, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है 1 से 9 तक, मतलब जैसे हमारा समांतर माध्य निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नहीं लेना है क्योंकि हमारा 1 से 9 तक ही आपका होता है, ठीक है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा, 9 से भाग दे दो। इनको सबको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, जैसे यहाँ 1 2 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 10 5 15 15 6 आपका 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 एंड 9 45 5 हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, 5 सही है, 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको मैं आपको ट्रिक के द्वारा समझा देता हूं, वैसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 kg है, उनके भारों का योगफल होगा। बच्चों योगफल मतलब लिखा हुआ है 10 व्यक्ति हैं के समांतर माध्य इतना है, तो फिर उनका योगफल मतलब इनको मतलब सभी का कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 10 है और यहाँ आपका कितना है 45.6, तो यहाँ आप ये हटा दो 10 में, तो यहाँ कर दो, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा 256 हो जाएगा, तो 256 सही हो जाएगा, सॉरी 456 हो जाएगा, 456 सही हो जाएगा। तो ये है हमारे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूँ, अभी 100 ऑब्जेक्टिव का सीरीज आने वाला है एक साथ, उसका सरप्राइज होगा। पहले मैंने आप लोगों को जो √5 है ना वो सिद्ध करा चुका हूं कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मैंने सिद्ध करा दिया। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। और अभी हमारे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे बुक के, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, और आप लोग पूरा समझ कर जाना जितना क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं मैथ के, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी बच्चों को पता होगा, सबसे पहले हमें इसके विपरीत मान लेना है। माना जो हमारा √2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, ध्यान से समझना जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अगर आपका √2 एक परिमेय संख्या है बच्चों, तो परिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग a/v या p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, मैं a/v के रूप में लिख देता हूं, ठीक है, मैंने a/v के रूप में लिख दिया। और यहां जो आपका a और v है ये क्या है, जहां हमारा a और v क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्या है बच्चों, ठीक है, तो हमारा a और v क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, ठीक है, सह अभाज्य, जो हमारा a है और v है ये एक सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ v का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आपका परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जो हमारा दोनों पक्ष है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, जितना मैं आपको स्टेप बता रहा हूं इसी स्टेप को आप सारे में लगा सकते हो, ठीक है, अगर √2 आए या √5 आए या √7 आए, सारे में आप यही स्टेप लगा सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वर्ग करने पर जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो फिर क्या होगा, √2 का आप वर्ग कर लोगे,
ठीक है, अंडर रूट 2 का आप वर्ग कर लो, एंड बराबर हमारा a अपान v का भी वर्ग आप कर लो, ठीक है, a अपान v का भी आप वर्ग कर लो। जब इसका वर्ग करोगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर अपान v स्क्वायर, ठीक है, a अपान v स्क्वायर, ठीक है। और यहां हम a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2v स्क्वायर। अब आप लोगों को देखो ध्यान से, यहां आप लोगों को क्या समझना है, अगर मैं b स्क्वायर देखूं तो ये लिख सकता हूं a स्क्वायर अपान में 2 लिख सकता हूं ना। अब आपको यहां दो चीजें लिखनी है। फर्स्ट नंबर कि आप लोगों का यहां ध्यान से समझना, मैं आपको यहां आप लोगों को स्टेप नंबर फर्स्ट, ये आप लोगों का परिमेय के अकॉर्डिंग है कि हमारा अगर 2 है a स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर ये जो 2 है ये a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब आपको लिखना है अगर 2 जो है a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है, अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, ध्यान से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो फिर क्या होगा, तो आप लोगों का 2a को भी विभाजित करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा। ध्यान से समझना, अगर 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। ये तो आसान सा बात है ना। अगर मान लो हमारा 2 है और यहाँ 4 को विभाजित करता है, तो अगर आप 4 का वर्ग कर लोगे तो 16 हो जाएगा, तो भी तो ये 2 विभाजित करेगा ना 16 को, तो वही बात बता रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, अब ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, अब हम लोग जो a बराबर है 2m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2m, a को हम लोग 2m मान लेंगे, क्योंकि हमारा रूट 2 है सिद्ध करने के लिए। अगर ये रूट 5 होता तो हम इसे 5m मानते, इतना ध्यान रखना, ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग 2m लिख सकते हैं, ठीक है, a बराबर 2m लिख सकते हैं। और m क्या है, m यहां हमारा जो है स्टूडेंट, जहां m कोई पूर्णांक है, क्या है, जहां m जो है कोई पूर्णांक है, ध्यान से समझना एक एक स्टेप को, ठीक है, पूर्णांक है। अब m हमारा कोई पूर्णांक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान आप लोग यहां रख दो, जो आप लोगों का ये वैल्यू है, ठीक है, यहां आप लोग रख सकते हो या फिर यहां रख सकते हो, हम लोग डायरेक्ट यहां रखेंगे, ठीक है, या फिर आप लोग यहां भी रख सकते हो। जैसे a का वैल्यू है यहां आपका है v स्क्वायर बराबर a की वैल्यू है 2m का स्क्वायर कर लो, ठीक है, इसको आप लोग समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, मान लो हमने यहां रख दिया, ठीक है, वैल्यू, और बटे में हमारा 2 है। अब यहां हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर इसका 4m स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2, यहां 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और यहां से हम m स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर, और ये 2 जो है ये बटे में जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का ऐसा लिख सकते हैं तो फिर आप लोगों को एक बार लिखना है, क्या लिखना है, जैसे हमने a के लिए लिखा था, ये देखो, ठीक है, अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, वैसे हमें v के लिए लिखना है, ठीक है, उसी टाइप से है ना। तो v के लिए क्या लिखोगे, जैसे आप लोगों ने उसका लिखा था उसी टाइप से, एकदम सेम, जैसे 2 जो है v स्क्वायर को विभाजित करता है। ध्यान से समझना, एक एक स्टेप को मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम तक भूल ना पाओ, ठीक है। अगर ये करता है, विभाजित करता है, तो फिर क्या होगा, तो 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये आप लोगों को स्टेप इतना समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब बच्चों मैंने माना था कि a और v क्या है, हमारा एक सह संख्या है, सह संख्या जिसका जो HCF जो उभयनिष्ठ गुणनखंड ओनली 1 होता है, लेकिन यहां तो हमें a और v का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिला है। तो अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिला है तो ये हमारा एक सहभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो लास्ट में आप लोगों को क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को देखते हुए आपको लिखना है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम कह सकते हैं कि a और v का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, और हम कह सकते हैं कि अतः √2 एक
अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको √5 सिद्ध करा चुका हूं, आप लोग देख लेना ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो छोड़कर मत आना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा 100%, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, हम लोग हार्ड क्वेश्चन भी देखेंगे और इजी क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाए। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का जो युग्म है 2x - 3y बराबर 8 एंड दूसरा समीकरण है 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है। ठीक है, संगत है या असंगत आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका दिया गया समीकरण है उसको इस तरीके से लिख लेना है। 2 यहां हल आप लोग देख लो, हल कैसे करना है ध्यान से समझना। हम लोग समीकरण को कुछ इस टाइप से लिखेंगे, जैसे हमारा 2x है -3y। ठीक है, और ये हमारा बराबर 8 है तो इसको आप इस तरफ ले लो, -8 बराबर 0। अब आप लोगों को ये समीकरण फर्स्ट नाम देना है। ठीक है, और ये हमारा जो 4x है और -6y है और ये हमारा जो इधर 9 है इसको इधर ट्रांसफर कर लो अपने साइड में और 0 कर लो, बराबर के आपको दोनों को 0 कर लेना है। जब 0 कर लोगे तो आसान हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसकी तुलना हम लोग करते हैं, ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे वो ध्यान से समझो। a1x ठीक है एंड प्लस v1y एंड प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, इससे तुलना करेंगे तथा जो दूसरा हमारा है दूसरे समीकरण के लिए वो हमारा क्या है a2x थोड़ा सा। ठीक है, a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इससे हम लोग तुलना करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 हमारा इसमें क्या है बच्चों, a1 हमारा क्या है, a1 हमारा 2 है। ठीक है, a2 हमारा क्या है, a2 हमारा ये 4 है और v1 क्या है बच्चों, v1 हमारा -3 है। ठीक है, और v2 क्या है, v2 हमारा -6 है और c1 हमारा क्या है, c1 हमारा -8 है और c2 हमारा क्या है, c2 हमारा -9 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहां से मैंने लिया है a1 v1, a1 आपका a2 v1 एंड c1 एंड a2 v2 c2। ठीक है, इस टाइप से आपको ले लेना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, एक दूसरे को जैसे a1/a2 कर लेना है, a1/a2 तो ये हमारा 2/4 हो जाएगा, ये कट के 1/2 हो जाएगा। ये हमें a1/a2 मिला है 1/2। अब v1/v2 देख लो, v1/v2, अब v1/v2 है -3/-6, ये कट के हो जाएगा 1/2, यानी कि a1/a2 और v1/v2 बराबर ही है। अब c1/c2 देख लो, c1/c2 बराबर है -8/9, ये हमारा 8/9 ही मिलेगा। मतलब यहां हमें लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला कि a1/a2 जो है वो बराबर है v1/v2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये केस आप लोग चेक कर लो, हमारा क्या है, संगत है या असंगत है। अगर आप बुक में एनसीईआरटी बुक में सीधा दिया हुआ है कि अगर ऐसा केस हो तो वो हमारा जो दिया गया समीकरण होगा, युग्म होगा। ये आपका समीकरण युग्म कैसा है बच्चों, समीकरण जो है, समीकरण युग्म जो आपका है असंगत है। कैसा है बच्चों, असंगत है। ठीक है, असंगत है क्योंकि आप लोगों का ऐसा समीकरण हो, अगर a1/a2 v1/v2 बराबर हो, c1/c2 नहीं बराबर हो तो वो हमारा असंगत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लेना। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में कई बार आप लोगों का आया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का है। निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले आपको इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, फिर आपको इसको हल करना है अच्छे से। ठीक है, तो आप लोगों का समीकरण है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ठीक है,
और फिर दूसरा समीकरण है 6/x-1 और -3/y-2 बराबर 1। ठीक है, इसको आप लोगों को पहले रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर आप लोगों को हल करना है। तो रैखिक समीकरण को में बदलने के लिए सबसे पहले आप लोग हल समझ लो। पहले आप लोग समीकरण को ऐसा लिख लो जैसा लिखा हुआ है, ऐसा आप लोग लिख भी सकते हो या फिर डायरेक्ट हल करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हल में आप माना, जब आप लोग मानोगे ना तभी ये हल होगा। माना जो हम मान लेंगे 1/x-1। देखो दोनों में कॉमन है ना, 1/x-1 और 1/x-1। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं a, तथा दोनों में और क्या कॉमन है, 1/y-2। इसमें v है, इसमें v है, हर में। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं v। ये हम लोगों को मानना पड़ेगा। जैसा ही आप लोग मानोगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5 है तो 5 को आप बाहर कर सकते हो और इसको लिख सकते हो 1/x-1 लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो ना। प्लस हम लोग यहां तो वैसे भी वही चीज लिखा हुआ है, अभी मैं मान रखूंगा, फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर यहां भी मैं 6 को कॉमन ले सकता हूं और यहां लिख सकता हूं क्या, इसको आप लोग समीकरण फर्स्ट नाम दे दो अभी से। ठीक है, क्योंकि अभी आपको काम आएगा आगे। फिर यहां आपका 1/x-1 लिख सकते हैं और प्लस में यहां सॉरी माइनस है, इसको आप माइनस कर लेना क्योंकि यहां माइनस है। 3 आप और 1/y-2। ठीक है, बराबर 1। इसको आप समीकरण नंबर सेकंड नाम दे दो, ध्यान से समझो। ठीक है, अब जहां जहां 1/x1 है वहां a रख दो। यहां आप लोग क्या करोगे, यहां आप लोग 5a हो जाएगा। ठीक है, 5a और प्लस आप लोगों का ये v अकेला ही रहेगा, बराबर 2। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप लोग समीकरण नंबर क्या नाम दे दो, 3। और ये हमारा 6a और -3v और बराबर में 1 है। इसको आप समीकरण नंबर 4 नाम दे दो। क्या दोगे, समीकरण नंबर 4 नाम दे दो। इतना आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो हमारा 3 है, ये समीकरण 3 में हम इन दोनों को बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 3 में कितने से, 3 से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि हमारा चिन्ह विपरीत है इसलिए जुड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों जब आप लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 15a एंड इसमें 3b हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 6a, जैसा है वैसे ही लिख लो, 3b और इक्वल टू 1। अब आप लोग क्या करोगे बच्चों, आप लोगों को जोड़ने पर है तो जोड़ने पर आप लोग इसको कट कर दो और ये हमारा हो जाएगा 21a और बराबर में हमारा 7 हो जाएगा। और यहां से a की वैल्यू जो आएगी वो 7/21 हो जाएगा और बराबर 1/3 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 1/3। a की वैल्यू हमें मिल गई। अब v की वैल्यू ज्ञात करने के लिए a का मान समीकरण 3 में रख दो। a का मान कहीं भी रख सकते हो, आ जाएगा b का मान। ठीक है, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 यहां समझ लो बच्चों हमारा है ये 5a प्लस v और बराबर 2, 5a प्लस v और बराबर में 2। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वैल्यू रखना है। a की वैल्यू हमारा कितना है, ठीक है, a का मान हमें मिला है 5 इंटू 1/3 है प्लस v बराबर 2 और v बराबर हम लोग क्या करेंगे, बराबर 2 माइनस ये 5/3 है, 5/3। ठीक है, तो अगर आप लोग 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 और बटे में 3। बच्चों v की वैल्यू भी हमारी 1/3 ही आया, मतलब a की वैल्यू भी 1/3 और v की वैल्यू भी 1/3। अब a और v की वैल्यू अगर आपने निकाल लिया तो फिर अब हम लोग x और y की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले समझो कैसे निकालोगे। देखो यहां आप लोगों का मैंने क्या माना था, 1/x, ध्यान से समझना। यहां जो मैंने माना था उसको मैंने क्या माना था, 1/x-1 बराबर a। तो a की वैल्यू तो हमने निकाल लिया और v की वैल्यू को मैंने क्या माना था, 1/y-2 बराबर v। यहां जब हमें x और y की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी। देखो कैसे, ध्यान से समझना।
यहां हमने माना था एक, देखो 1/x-1 एक को सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू 1/3 था, ठीक है, 1/3 कर लिया a के स्थान पर क्योंकि हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1/x-1 बराबर 3 और x की वैल्यू 3 में +1 हो जाएगा क्योंकि इधर आपका -1 है तो इधर आपका +1 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू हमें कितनी मिली? 4 मिल गई। देखो कितना आसान है, ठीक है, केवल आपको एक सिस्टम से लगाना है क्वेश्चन को, बहुत आसान लगेगा। 1/y-2 बराबर v की वैल्यू भी 1/3 ही है और हमारा y-2 बराबर 3 और यहां से y की वैल्यू जो मिलेगी वो 3 + 2 और y की वैल्यू जो मिलेगी वो 5 मिलेगी। y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, यही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, देख सकते हो। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है, तो फिर इसमें आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक आप x, y मान लो, रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, क्योंकि निर्देशांक को मानोगे तभी तो आपको ज्ञात होगा। तो आपका जो रेखाखंड को माना, रेखाखंड को विभाजित करने वाले निर्देशांक करने, यही हमें ज्ञात करना है, वाले बिंदु का निर्देशांक, वो निर्देशांक आपको x, y मान लेना है। क्या मान लेना है? x, y, ठीक है, बस। अब आप क्या करोगे? आप यहां से आपका x1 x2 तो जानती हो क्या है, ठीक है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, ये y2 है, ठीक है, इतना तो पता ही है। अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, यहाँ x1 हमारा क्या है? x1 -1 है, y1 हमारा 7 है, x2 हमारा 4 है, ये x2 4 और y2 हमारा -3 है, ठीक है। एंड m1 क्या है? m1 हमारा ये जो अनुपात है 2 है और m2 क्या है? m2 हमारा 3 है। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप x और y का मान निकाल सकते हो। x की वैल्यू रखो, x बराबर, x का आपका एक मतलब सूत्र रखना, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है, वैल्यू रख दो सारे का, आ जाएगा आंसर x का। m1 की वैल्यू कितनी है? 2, x2 की 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 और x1 का -1 बटे में 2 + 3 बराबर, ये हमारा 8 हो जाएगा और ये हमारा -3 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, बराबर 5 बटे में 5 इक्वल टू हमारा 1 आएगा। ये हमारा x का मान निकला है। x और y का मान निकाल लो, हमारा निर्देशांक आ जाएगा। तो y का सूत्र याद रखना, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, सूत्र सेम है, केवल x2 की जगह y2 कर दो और यहां हमारा m1 प्लस m2 कर दो, ठीक है। वैल्यू रख दो सारे का। वैल्यू हमारा m1 का कितना है? m1 का 2 है, y2 का कितना है? -3 है, सारा मैंने लिख रखा है ऊपर, और ये 3 है और y1 की वैल्यू 7 है, ठीक है। और यहाँ हमारा वो तो m1 और m2 यानी कि 2 + 3 है और यहाँ हमारा ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा हमारा +21 और बटे में हमारा 5 है, बराबर हमारा हो जाएगा 15 बटे में 5 इक्वल टू हमारा 3 आएगा। x की वैल्यू हमारा 1 आया है, y की वैल्यू 3 आया है, तो x, y यानी कि जो हमें निर्देशांक मिलेगा वो हमारा कितना मिलेगा? 1,3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x और y हमने माना था तो यही तो हमें वैल्यू मिला है, बस हो गया। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में समझो, इसमें क्या पूछ रहा है कि मीनार के आधार से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको यह सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो हमारा कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने एक फिगर आपको समझाऊंगा, फिर आप लोगों को ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल सबसे पहले फिगर समझ लो। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप लोगों का एवी एक मीनार है। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एवी एक मीनार बना लो। ठीक है, ध्यान से समझना, कुछ है नहीं। ठीक है, एवी एक मीनार है, तो ए एंड वी एक मीनार है। ठीक है, अब दोनों ओर कोण बनना है। ठीक है, देखो मीनार के वी दोनों क्रमशः आपको एक 9 मीटर एक 4 मीटर, तो 9 मीटर और 4 मीटर में तो भैया अंतर है ही आधा से ज्यादा। तो सबसे पहले 9 मीटर, जैसे हमारा देखो ध्यान से, एक हमारा है 4 मीटर का, मैं एक छोटा सा बनाऊंगा 4 मीटर का, इधर हमारा 4 मीटर का है और इधर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए 9 मीटर का। तो ये हमारा थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैंने मान लिया। ठीक है, एक 9 मीटर का एक 4 मीटर का, तो 4 मीटर का हमारा ये है, ये हमारा मतलब यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर है। ठीक है, और ये हमारा जो है यहां से लेकर यहां तक 9 मीटर है 20 है। ठीक है, पूरा समझ में आया। अब इसको आप एक बिंदु नाम दे दो P और इसको एक नाम दे दो Q। ठीक है, P और Q। अब देखो यहां भैया एक ये लाइन को मिला दो और एक ये लाइन को मिला दो। ठीक है, सबसे पहले एक तो हमारा थीटा कोण है, तो इसको मैं थीटा मान लूंगा, और इसका पूरक है, मतलब कोटि पूरक जो होता है वो 90 माइनस थीटा होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। बस इतना सा आप लोगों को समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हो। हाइट हमारा ये है, हाइट यानी कि इसे हमें सिद्ध करना 6 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं इस चित्र के अकॉर्डिंग, माना ए बी एक मीनार है, माना ए एंड वी एक मीनार है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई h है ये। ठीक है, मीनार का आधार v है। v के दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्रमशः एक 9 मीटर का एक 4 मीटर का। दूरियां दो बिंदु P और Q है, P और Q है। ठीक है, यदि P से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है, तो थीटा से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, या Q से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कोटि पूरक 90 माइनस थीटा होगा। बस इतना सा याद रखना, कुछ और नहीं है। अब आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले मैं त्रिभुज लूंगा चूंकि हमारा जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज APV में, APV में। ठीक है, अब APV में हमारा tan थीटा लगेगा, tan थीटा, tan इक्वल टू हमारा लंब क्या है, इसमें लंब आपका ये है AV यानी कि हाइट, और आधार हमारा है APV। ठीक है, कोण तो हमारा थीटा ही है, तो tan थीटा इक्वल टू h/9। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज। अब हमारा अगला जो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज हमारा AVQ में। ठीक है, अब AVQ में हमारा ये थीटा इतना है, AVQ में, तो अब यहां tan जो होगा वो 90 माइनस थीटा है, थीटा हमारा 90 माइनस थीटा है बराबर। और यहां हमारा क्या है, मतलब ये तो 90 माइनस थीटा हो गया। अब ऊंचाई हमारा h ही है, और आधार हमारा 4 है, उसमें 9 था, इसमें 4 है। ठीक है, इतना समझ में आया। और tan 90 माइनस थीटा हमारा होता है cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू हमारा h/4 मिल गया, h/4। ठीक है, अब समीकरण 1 जो हमारा है और समीकरण 2 है, दोनों को गुणा कर दो। समीकरण 1 हमने इसको नाम दे दिया और समीकरण 2 हमने इसको नाम दे दिया। समीकरण 1 सिद्ध करना है ना, तो कैसे भी कर सकते हो, तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर
तो इसको गुणा कर लो। गुणा करने के लिए हमारा देखो, एक तो हम एक पक्ष में, जैसे हमारा tan थीटा इधर है, इस लेफ्ट साइड में, इधर भी हमारा cot थीटा है इंटू cot थीटा, और वो हमारा h बटे में 9 है गुणे h बटे में 4 है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, h का यहाँ आपका tan थीटा है, cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cot थीटा को आप लिख सकते हो, सॉरी गुणा लिखा है, गुणा 1 बटे tan थीटा बराबर h का स्क्वायर, h का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 9 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा tan, तो यहाँ इसका इधर हो जाएगा, तो h स्क्वायर जो हमें मिलेगा वो 36 मिलेगा, और h बराबर हमारा रूट 36 मिल जाएगा, और h बराबर अगर हम देखें तो 6 मिल जाएगा। बस हो गया, 6 मीटर हमें सिद्ध करना था, ऊंचाई 6 मीटर हमारा आ गया, ये ऊंचाई जो है 6 मीटर है, बस यही हमें सिद्ध करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने मैथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करना।